वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसमें सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, इनके बारे में देख लिया था। क्वेश्चंस इस पे नहीं किया था ना, क्यों? इस पर बेस्ट ये क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ओ जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन 0 है इस सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर है, एंड ओ डैश इस आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, then prove that first है OA plus OB plus OC is equal to OO डैश। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट है इसमें O डैश A प्लस O डैश B प्लस O डैश C इज इक्वल टू 2O डैश O। ये दो पार्ट है, बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, O सर्कम सेंटर है और वो ओरिजिन पे है, O डैश आर्थो सेंटर है ट्रायंगल ABC का, और O सर्कम सेंटर है, तो उसकी हेल्प से अब ये बनाना है आपको। बनाइए सभी लोग। OA प्लस OB प्लस OC, तो एक ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं, ये ABC, ABC, ये ट्रायंगल ले लें। ABC, इसमें O पॉइंट है, ये ओरिजिन है सर्कम सेंटर, इसके रिस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स अल्फा बीटा गामा है अगर, तो इसका मतलब क्या है, OA वेक्टर अल्फा है, OB बीटा है और OC गामा है। ये है ना। इफ G इज सेंट्रॉइड, अगर G सेंट्रॉइड हो तो हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ G, मतलब कौन सा वेक्टर, OG, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, उसी को क्या लिखा जाएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर आता है, तो OG विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 मीन्स OA प्लस OB प्लस OC अपॉन 3। यहां से OA प्लस OB प्लस OC कितना आ गया, 3 टाइम्स OG। देख लीजिए, OA प्लस OB प्लस OC बराबर क्या आ रहा है, 3 टाइम्स OG। अब अगला पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, यहाँ आर्थो सेंटर क्या दिया है, O डैश। आर्थो सेंटर को किससे रिप्रेजेंट किया गया, O डैश से। ये है O डैश आर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड वो तो हमने G रखा है, सेंट्रॉइड। सर्कम सेंटर है O, ये है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन दिया है ओरिजिन, ये OG वेक्टर हमने यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, OG पोजीशन वेक्टर, O डैश का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा,
लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने आर्थो सेंटर, सेंट्रायड एंड सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, एंड जो सेंट्रायड होता है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 के डिवाइड में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी हो गई 2x, तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई 3x। मतलब ये ओ ओ डैश जो होगा, ओ ओ डैश ये OG की जो लेंथ है उसका 3 टाइम्स होगा, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर है ओ ओ डैश वेक्टर अगर लेंगे तो वो 3 टाइम्स वेक्टर OG बन जाएगा। हो जाएगा क्या बताइए? तो इस 3OG की जगह क्या लिख सकते हो ओ ओ डैश, देयरफॉर वेक्टर OA प्लस OB प्लस OC विल बी इक्वल टू ओ ओ डैश। यही था फर्स्ट पार्ट, देख लें, यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। देख लीजिए OA प्लस OB प्लस OC बराबर ओ ओ डैश, नोट कर लें। और फिर सेकेंड पार्ट बनाएं, नोट करिए सभी लोग, कोई डाउट है तो बताइए। और सेकेंड पार्ट बना के देखें, सभी लोग बनाइए इसे, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी, ये कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट। ओ डैश ए का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हुआ ओ ए माइनस ओ डैश का पोजीशन वेक्टर ओ ओ डैश। ऐसे ओ डैश बी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी माइनस ओ ओ डैश। इस तरह से ओ डैश सी को लिख सकते हो ओ सी माइनस ओ ओ डैश। अब देखें ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है, वो क्या है ओ ओ डैश, तो उसकी जगह ओ ओ डैश लिख दीजिए। और यहाँ ओ ओ डैश ओ ओ डैश ओ डैश 3 टाइम्स आ रहा है, तो -3 ओ ओ डैश कितना हो गया -2 टाइम्स ओ ओ डैश। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर ए भी क्या होगा माइनस टाइम्स बी ए, तो ओ ओ डैश को क्या लिखेंगे माइनस ओ डैश ओ, मीन्स ये आ जाएगा 2 टाइम्स ओ डैश ओ। यही रिजल्ट है, देख लें। सेकेंड पार्ट में यही प्रूव करना था हमें। नोट कर लीजिए इसे। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल इसमें हम लोग देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर के टर्म में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो वो किस में आती है एक्स वाई के टर्म में। लाइन हो, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सभी किस में आते हैं एक्स वाई के टर्म में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन हो गई। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, तो सेंटर 0 0 रेडियस ए के साथ सर्कल आ गया। तो लेकिन एक्स और वाई के टर्म में है, क्यों? क्योंकि ये सभी लोकस हैं एक पॉइंट का। अगर पॉइंट किस पे मूव करता है स्ट्रेट लाइन पर, तो लोकस मतलब उस लोकस मतलब पाथ क्या आ जाता है स्ट्रेट लाइन। सर्कल पे मूव करता है तो सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई के टर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, तो आंसर एक्स और वाई के टर्म में आ रहा होता है। यहाँ वेक्टर में किसी भी पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर से।
तो यहाँ पे हम जनरली मूविंग पॉइंट को, जैसे वहां एक्स वाई लेते थे, अननोन पॉइंट, मूविंग पॉइंट जिसके टर्म में इक्वेशन लिखी जाती थी, उसी तरह से यहाँ पे मूविंग पॉइंट को क्या लेते हैं, आर के टर्म में, वेक्टर आर। जितने भी प्लेन है, लाइन है, कोई भी है, लोकस है वो, मतलब एक बात है, अगर लाइन जैसे कि ये है, वीडियो में देखिए ये लाइन जैसे मैंने बनाया, तो इस पर अगर एक पॉइंट मूव करता है तो ये इसकी इक्वेशन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, तो लोकस विल बी स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through, equation of a line passing through a point A, passing through a point A जिसका पोजीशन वेक्टर A है, and parallel to vector B is given by, उस लाइन की इक्वेशन होती है, फॉर्मूला में पहले लिख रखता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B, लैम्डा जहाँ स्केलर क्वांटिटी है, ये। अब कैसे आया ये, इसको ऑब्जर्व करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, जो किससे पास होता है लाइन, एक पॉइंट ए से ये लाइन पास हो रही है, और ये एक वेक्टर बी के पैरेलल है। स्पेस में कहीं भी लाइन हो, ये एक लाइन जैसे कि है, एक पॉइंट ए से पास हो रही है और इस वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन मुझे लिखनी है। ठीक है, स्पेस में कहीं भी लाइन हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाइन पर एक मूविंग पॉइंट लेना है। ये पॉइंट क्या है, मूविंग पॉइंट। ए पॉइंट क्या था, कांस्टेंट फिक्स पॉइंट था। बी वेक्टर गिवन था, फिक्स्ड वेक्टर था। आर जो आपने लिया है, पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये चेंज हो रहा है। चाहे ये पॉइंट मूव करते हुए इस लाइन पे मूव करता है, तो अलग अलग पॉइंट पर आ रहा है इसी लाइन पर। तो क्या कंडीशन हो, क्या इक्वेशन हो कि ये सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, ऐसी इक्वेशन जो इस लाइन के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस लाइन की इक्वेशन है। एक सर्कल की इक्वेशन क्या है, उस सर्कल के एवरी पॉइंट को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करे, वो सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखें, इस पॉइंट P से हम एक वेक्टर A की हेल्प से एक वेक्टर बना लेते हैं, दैट इज वेक्टर AP। वेक्टर AP क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस A, R माइनस A। और ये वेक्टर AP कहीं पे ये लाइन पर कहीं पे भी पॉइंट हो, ये वेक्टर AP हमेशा B के पैरेलल होगा। AP इज पैरेलल टू B, और B के पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP इज लैम्डा टाइम्स B। दो वेक्टर पैरेलल हो, A B के पैरेलल हो, तो A को क्या लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स B। AP के लिए लिखा हमने R माइनस A is equal to lambda times B, means vector R will be equal to A plus lambda times vector B। यही है इक्वेशन जो लिखी थी हमें, R is equal to A plus lambda B। जैसे ही आप इस तरह की इक्वेशन देख रहे हैं, ऐसे कहीं लिखा हुआ R बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ऐसा लिखा हुआ मिला। तो इसका मतलब है, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड पैरेलल टू अ वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k। r बराबर a प्लस लैम्डा b देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दैट इज अ पासिंग थ्रू अ पॉइंट a एंड पैरेलल टू अ वेक्टर b। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
ठीक है, ये आ गया। लैम्डा की अगर मैं वैल्यूज इस पे चेंज करता जाता हूँ तो आर अलग अलग आएगा। लैम्डा 1 रखे तो ए प्लस बी आ गया, 2 रखे ए प्लस 2 बी आ गया, लैम्डा 1/2 रखे ए प्लस 1/2 भी आ गया, निगेटिव रखे। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें आर मिलेगा। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को। तो ये लिखें फर्स्ट पॉइंट इसमें, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, for different values of lambda, R represents position vectors of different points on the line। इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट। R बराबर ए प्लस लैम्डा बी में लैम्डा जैसे जैसे चेंज करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। लैम्डा 0 रखेंगे तो ए आ जाएगा, वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही थी, दिया था ना ए, तो उससे भी एक पॉइंट आएगा। सेकेंड फॉर्मेट लाइन की इक्वेशन का, दो फॉर्मेट है। पहला था एक पॉइंट से पास हो रही हो लाइन और एक वेक्टर के पैरेलल, और दूसरा है 2 पॉइंट से। मान लीजिए स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगी। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through 2 points A and B will be, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी, इससे पास होने लाइन की इक्वेशन लिखनी है मुझको। अब देखिए, सबसे पहले इस पे एक मूविंग पॉइंट लीजिए आर, ये मूविंग पॉइंट है, ये ए और बी फिक्स है, तो इसमें होकर अब इससे आप 2 वेक्टर बना लें, एक वेक्टर ए पी बना लें, एक वेक्टर ए बी बना लें, या ठीक है ए बी और बी पी बना सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ए पी क्या होगा, ए बी के पैरेलल है या कोलिनियर है। ए पी वेक्टर क्या हुआ आर माइनस ए बी क्या हुआ बी माइनस ए, इसके पैरेलल है तो क्या लिखेंगे बराबर लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। तो आर बराबर क्या आ गया ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। यही है लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। R is equal to a plus lambda times b minus a. Equation of a straight line passing through 2 points A and B, ये आएगा। नोट कर लें इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। एक प्लेन में अगर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, प्लेन में है, कोप्लेनर है, तो दे विल बी आइदर इंटरसेक्टिंग और दे विल बी पैरेलल। इन अ प्लेन 2 lines are either intersecting or पैरेलल। 2 लाइंस या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। लाइन सेगमेंट की बात नहीं कही जा रही यहाँ पे, एंड नहीं हो सकती लाइन, लाइन है तो इनफाइनाइट लेंथ आगे भी एक्सटेंड होगी, तो इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, या फिर पैरेलल, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल, अगर 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, देन लाइंस आर कोप्लेनर। लाइंस आर कोप्लेनर मतलब वो एक ही प्लेन में हो। ऐसे आप देख सकते हो
ऑब्जर्व कर सकते हो, ये दो लाइंस हैं, अगर पैरेलल है तो इससे एक प्लेन बन जाएगा, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, देखिए ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है अगर लाइंस, तो भी ऐसे एक प्लेन बन जाएगा, कैसे भी हो स्पेस में इससे प्लेन मिल जाएगा आपको। तो आइदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग और विल बी कोप्लेनर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होगी पैरेलल होगी तो भी कोप्लेनर होगी, कोप्लेनर है तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल आएंगे। लेकिन स्पेस में ऐसी भी लाइंस होती हैं जो ना पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती है, प्लेन में है तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल होना पक्का है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसी लाइंस हो सकती हैं which are neither parallel nor intersecting. In space, there may be two lines. There may be lines which are neither parallel nor intersecting. न पैरेलल हो न ही इंटरसेक्टिंग, ये दो लाइंस हो, ठीक है, ये तो पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, लेकिन ऐसे लाइंस है, देखिए अब क्या हुआ, ये न तो ऐसे एक लाइन है और एक लाइन इस तरह से, ये न इंटरसेक्टिंग है न ही पैरेलल है, समझ रहे हैं? तो उस समय उस तरह की लाइंस को क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। इस तरह की जो लाइंस होती हैं उन्हें स्क्यू लाइंस कहते हैं, जो कि न इंटरसेक्टिंग हो न ही पैरेलल हो। इस तरह की लाइंस नॉन कोप्लेनर भी होती हैं, देखिए ये दो लाइंस हैं, इससे एक प्लेन दोनों से नहीं पास होगा, जो इस लाइन को कंटेन करेगा वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन जो इससे पास होगा इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन दोनों लाइन एक ही प्लेन में हो ऐसा नहीं होगा, तो ये नॉन कोप्लेनर लाइंस भी होती हैं। तो लिखें सच लाइंस आर such lines are skew lines. Such lines are skew lines. These lines are not coplanar. These lines are not coplanar. एक प्लेन में नहीं होगी, नॉट कोप्लेनर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। फाइंड पोजीशन वेक्टर, P means position vector of the point of intersection, of the point of intersection of the lines, point of intersection of the lines R is equal to I cap minus j cap minus 10 k cap plus lambda times 2 I cap minus 3 j cap plus 8 k cap, and R is equal to 4 I cap minus 3 j cap minus k cap plus mu times I cap minus 4 j cap plus 7 k cap। ये दो लाइंस हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो वो बताना है कि पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइंस है। नोट करिए ये फर्स्ट क्वेश्चन और बना के देखिए सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए सभी लोग और बताएं क्या आंसर आएगा।
सर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, क्यों नॉन इंटरसेक्टिंग है इस पर? सर लैम्डा और म्यू जैसे पहले दो पॉइंट को इक्वेट करके निकाल रहा हूँ तो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा। अच्छा एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन। आई माइनस जे माइनस 10 के लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 3j प्लस 8k कैप, ठीक लिखा है। 4i माइनस 3j माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स i माइनस 4j प्लस 7k कैप। देख लो क्वेश्चन ठीक नोट किया है आपने? इंटरसेक्टिंग आएगा तो इसका आंसर इंटरसेक्टिंग है। बताएं, देखिए क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले ये चेक किया करें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं। पहली लाइन का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन L1 में कहूँ तो इसका मतलब है ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, मीन्स मतलब ये इस पॉइंट से पास होती है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10k कैप से, इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। लैम्डा के बाद जो लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। ऐसे ही दूसरा लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी लाइन 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और एक वेक्टर के पैरेलल है दैट इज i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो आप सबसे पहले देखें लाइंस पैरेलल है कि नहीं। कैसे देखेंगे? अब पहले देखिए ये लाइन, फर्स्ट लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और सेकंड लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हुए तो इन वेक्टर्स के ही पैरेलल लाइन है तो लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। अब ये वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं? तो आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर हो तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? 2/1। जे कैप का -3/-4 मतलब 3/4, माइनस कैंसिल हो गया। 8/7 ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, तो देयरफॉर लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल नहीं है, सबसे पहले ये देख लिया। अब लाइंस पैरेलल नहीं है तो आप क्या करो, इंटरसेक्टिंग एज्यूम करके चलो। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग है, और नहीं आता है तो हम कहेंगे पैरेलल भी नहीं इंटरसेक्टिंग भी नहीं। तो कौन सी लाइन हुई? इसकी लाइंस हो गई। अब इसके लिए देखिए, मान लीजिए आगे जाकर के इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पी पे, दोनों किसी पॉइंट पी पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए फर्स्ट में क्या मिल रहा है हमें? अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिल रहे हैं, तो किसी ना किसी लैम्डा के लिए पी का भी पोजीशन वेक्टर मिलेगा। ऐसे ही सेकेंड लाइन भी, और एनी वैल्यू ऑफ म्यू इट विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो दोनों जब सेम पी को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? इक्वेट कर लेना। तो पहले वाली लाइन से क्या आ गया? आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा देखिए, 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू आई कैप। जे कैप होगा -3 लैम्डा माइनस 1 जे कैप और के कैप होगा 8 लैम्डा माइनस 10 के कैप। ये है फर्स्ट लाइन से। और सेकेंड लाइन से है 4 प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस -4 म्यू माइनस 3 जे कैप और के कैप में है 7 म्यू माइनस 1 के कैप। ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों से ही हमें पोजीशन वेक्टर मिल रहा है पी का। तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। अब कंपेयर करें आई कैप का कोएफिशिएंट आपस में, यहाँ से आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू। वैल्यू कितनी आ गई? 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर जे कैप का कोएफिशिएंट -3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू -4 म्यू माइनस 3। तो ये आ गया 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 2। फिर थर्ड वन क्या है? एंड थर्ड है 8 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 1। तो आ गया 8 लैम्डा माइनस 7 म्यू इज इक्वल टू -9। ये है थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है। अब इन तीन में से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अननोन दो हैं। अननोन कितने हैं? लैम्डा और म्यू, 2 अननोन है।
एनी टू, जो सबसे आसान लगे आप उसको सॉल्व कर लीजिए। उनसे जो लैम्डा और म्यू आए, अगर वो थर्ड इक्वेशन जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर वो इसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहेंगे लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, 5 लैम्डा इक्वल टू 10, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 और म्यू की वैल्यू लैम्डा 2 रखिए 1। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1। लैम्डा 2 म्यू 1 यहाँ रखिए, किसमें, सॉरी यहाँ माइनस 9 नहीं 9 आएगा। लैम्डा 2 रखिए 16 माइनस 7 9। तो सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज थर्ड वन। ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अब आपको अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है, हमें क्या कैलकुलेट करना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है 2 और म्यू की वैल्यू 1, इनमें से कोई भी है, लैम्डा 2 फर्स्ट इक्वेशन में रख लें या फिर म्यू 1 सेकेंड इक्वेशन में रख लें, आंसर सेम आएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में जो है लैम्डा अगर मैं 2 रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो आ जाएगा ये देखिए, या यहाँ रख लीजिए, लैम्डा 2 रखेंगे कितना हो गया 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस प्लस 6 के कैप। यही म्यू इक्वल टू 1 रखने से आएगा, नोट कर लीजिए। अब बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट है तो। सबसे पहले क्या करना होता है, जब दोनों लाइंस दी हैं तो आप चेक कर लें कि ये इंटरसेक्टिंग है और नॉन पैरेलल है, पैरेलल है या नहीं। फिर पैरेलल है तब तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और अगर नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, तो आप इंटरसेक्टिंग एज्यूम करें। आई कैप जे कैप के कैप के कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस में, दो लाइंस हैं दोनों इक्वेशंस में, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। 3 इक्वेशंस बनेंगी, 2 अननोन होंगे लैम्डा और म्यू। कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कीजिए, उससे लैम्डा और म्यू आएगा, उसको थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। नोट कर लें। इसी टाइप का करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सभी का बनना चाहिए, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, अगेन ब्रैकेट में इफ एनी। वेक्टर्स दिए हैं, लाइंस दिए हैं, आर इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। एंड सेकेंड लाइन दी हुई है, आर इज इक्वल टू माइनस 2 आई कैप प्लस 7 के कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बनाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेम फॉर्मेट पर है, बन जाना चाहिए इससे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे सभी लोग।
बनाए उसी टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड, फिर से सबसे पहले क्या चेक कर लीजिए, पैरेलल है कि नहीं ये लाइंस। आप क्या देख रहे हैं, -4/4, 4/4, यहाँ आएगा 3/1, 2/1, इक्वल नहीं है, मतलब नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। अब क्या करें, इनको इक्वेट कर लें आपस में। तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हुआ, -3 -4 लैम्डा, और सेकंड लाइन में आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हुआ, -2 -4 में। तो क्या आ गया यहाँ से, 4 लैम्डा -4 में बराबर -1। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जे कैप का करिए, देखिए 6 + 3 लैम्डा, और सेकंड में जे कैप का कोएफिशिएंट म्यू, मतलब आगे 3 लैम्डा माइनस म्यू बराबर -6। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, पहले में 2 लैम्डा और सेकंड में आ गया 7 + म्यू, ये आ गया 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 7। जो दो इक्वेशन आसान लगे आपको उनको सॉल्व कर लें। तो सेकंड और थर्ड ज़्यादा इजी लग रही है मुझको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड माइनस थर्ड से लैम्डा कितना आएगा, -13। लैम्डा -13 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -33। अब ये जो सेकंड और थर्ड से इक्वेशन से लैम्डा म्यू आया, फर्स्ट में रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू -13 एंड म्यू इज इक्वल टू -33। क्या ये इस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए बोलिए, डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। देयरफॉर दिस लाइंस आर, तो ये लाइंस कैसी हैं, स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे देखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड में भी यही दो लाइंस की क्वेश्चन दिए आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, अगर आ रहा हो तो पहली लाइन है r इक्वल टू टी इंटू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड सेकेंड इक्वेशन है r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस s इंटू -6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बनाइए इसको, ये t इंटू है, ये s इंटू 2i कैप प्लस s इंटू -6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। बनाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, का सॉल्यूशन लिख लें, किसी डाउट है किसी को तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे। यहाँ टी के पहले क्या लिख सकते हो, 0 प्लस, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये दो लाइंस हैं, पहली लाइन किस वेक्टर के पास जाओगे, इसके, और सेकंड लाइन इसके। जो ब्रैकेट में वेक्टर दिए हैं पहले उनको देख लो, उनके आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर है क्या, हाँ बराबर आ रहा है इस बार। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर पैरेलल, तो ये लाइंस पैरेलल है। लाइंस पैरेलल हैं तो क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग नहीं है लेकिन कोइंसाइड कर सकती हैं अगर दोनों इक्वेशंस एक को रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए दो लाइंस हैं, अगर इस पे पहले लाइन पे एक पॉइंट दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सारे के सारे कोइंसाइड करेंगे तो ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो पैरेलल में भी हमें एक और
चेक करना होता है कि क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस है या अलग अलग लाइंस हैं, डिफरेंट लाइंस हैं। तो चेकिंग फॉर कोइंसिडेंट, तो कैसे कोइंसिडेंट चेक करते हैं? देखिए दो लाइंस हैं, अगर पहली लाइन का कोई भी एक पॉइंट दूसरे को अगर सेटिस्फाई करता है तो कोइंसिडेंट होंगे, और कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो कोइंसिडेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर एक सेटिस्फाई करेगा तो सारे करेंगे और एक नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा, बस सब अलग अलग ही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट सेटिस्फाई ना करे बाकी सारे सेटिस्फाई करें, क्योंकि दो लाइन्स है, कोइंसिडेंट हो गए तो दोनों सेम हो गई, सेम हो गई तो सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, या फिर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो पहले पर एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन, दूसरे में रख के देख लीजिए। तो दूसरे में रखने का मतलब पहले पर अगर ओरिजिन है, दूसरे में रखना है तो आर के प्लेस पे रखना है, क्योंकि आर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस आर के प्लेस पे रख दीजिए ओरिजिन बराबर 2i कैप प्लस एस इंटू माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप। देखिए कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, पहले से दूसरे में रख दिया। अब आई कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए दोनों तरफ, तो ये आ गया 2 माइनस 6s, एलएचएस में है 0, तो s की वैल्यू कितनी आई 1/3। जे कैप का कोएफिशिएंट देखिए, आरएचएस में है 2s, एलएचएस में 0, s की वैल्यू कितनी आई 0। ऐसे ही के कैप का देखिए -2s बराबर 0, तो s की वैल्यू कितनी आई 0। तीनों से अगर सेम वैल्यू आती है s की, तीनों में सेम वैल्यू, देखिए अभी s बराबर अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये 0 नहीं आएगा पूरा, ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 0, मतलब 2i कैप आएगा, वेक्टर 0 नहीं आएगा। 1/3 रखते हैं तो i कैप 0 आ जाएगा, लेकिन j कैप k कैप 0 नहीं होगा। अगर तीनों में सेम वैल्यू आती तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर अभी नहीं है क्योंकि सबसे अलग अलग वैल्यू आ रही है इसकी, तो देयरफॉर 0 इज नॉट ऑन सेकंड लाइन। देयरफॉर ये जो लाइंस दी हुई हैं, देयरफॉर गिवन लाइंस, जो दो लाइंस हैं, गिवन लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है, अलग अलग। Therefore these lines are parallel and distinct। ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, वही है फिर से लिखा, ऑफ लाइंस इफ एनी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस दो लाइंस की इक्वेशन लिख देता हूं मैं फिर से। r बराबर है 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सेकेंड लाइन है r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बनाए इसे। क्वेश्चन नंबर 4, position vector of point of intersection of these two lines। पहला केस हमने पढ़ा था लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, दूसरा पढ़ा स्क्यू लाइन्स है, तीसरा पढ़ा पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है, और फोर्थ केस है लाइन्स पैरेलल और सेम हो जाएंगे, मतलब दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट है। इस पर बेस्ड है ये। देखिए फिर से भाई, लैम्डा और म्यू के अंदर जो वेक्टर्स लिखे हैं, इनमें पहले आई कैप का क्वेश्चन का रेशियो 3/6,
जे कैप का 2/4 और के कैप का 1/2, तो ये सब 1/2 के बराबर है, ये इक्वल है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। आपने ये देख लिया, लाइंस पैरेलल है। फिर कोइंसिडेंट के लिए क्या करोगे? फॉर कोइंसिडेंट पहली लाइन पर कोई एक पॉइंट ये किससे पास हो रहे, 2 कैप के, दूसरे पे सेटिस्फाई कर दो, या दूसरे पे कोई एक पॉइंट पहले पे सेटिस्फाई कर दो, कैसे भी कर सकते हैं। तो फॉर कोइंसिडेंट ये 2 के कैप मैंने रख दिया सेकंड लाइन में, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब कंपेयर करो, आई कैप का कोएफिशिएंट 3 प्लस 6 म्यू बराबर 0, म्यू की वैल्यू -1/2, जे कैप का कोएफिशिएंट 2 प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू की वैल्यू -1/2, के कैप का कोएफिशिएंट देखो 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू -1/2, मतलब तीनों से म्यू -1/2, म्यू -1/2 रखते ही ये कितना बन जाएगा, RHS 2 कैप कैप। तो 2k कैप बराबर 2k कैप, मतलब ये 2k कैप जो है ये फर्स्ट पर एक पॉइंट जो सेकंड पे भी है, सेकंड पे भी है, तो मतलब दोनों इक्वेशंस अलग अलग देखने में जरूर है, एक ही लाइन की इक्वेशन है, अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया, या कहें दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, या ये कह सकते हैं एक ही लाइन की इक्वेशन है ये दोनों। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट और बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम लाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम लाइन, दोनों इक्वेशंस सेम लाइन पर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे। नोट कर लें, देख लें, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो फिर इस पे और हम लोग पॉइंट्स और क्वेश्चंस वेक्टर्स पर अगली क्लास में करेंगे।